बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम को अपने अपने घर वापस आ जाते थे। उसी गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसमें बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। कुछ ही हफ्तों पहले उसके माता पिता का अचानक निधन हो गया था, जिसकी वजह से वह बिल्कुल अकेला और उदास था। अम्मा, बापू, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं कैसे रहूंगा इस गांव में? यहाँ सब लोग बस अपने काम से काम रखते हैं। कोई किसी का हालचाल पूछने वाला नहीं है। मेरा तो कोई सहारा ही नहीं बचा बापू। मैं किसके भरोसे जीऊंगा? तभी अचानक बाहर जूतों की भारी आवाज और लाठी पटकने की आवाज आती है। गांव का जमींदार भैरव सिंह अपने 2 लठैतों के साथ वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, ओए बिरजू, बरसे बाहर निकल। ए बिरजू, बाहर आ। बिरजू घबराकर आंसू पोंछता है और झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। नमस्ते जमींदार साहब, आप अचानक से मेरे घर। क्या हो गया साहब? अनजान ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है रे। तेरे पिता ने बीमारी के वक्त मुझसे भारी कर्ज लिया था। कर्ज चुकाया नहीं और पहले ही ऊपर चले गए। अब वो पैसा कौन देगा? जमींदार साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि बापू ने आपसे कर्ज लिया है। पता होता तो मैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुझे पता था या नहीं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे पता है जिम्मेदार साहब, आपकी बात सही है, पर आप इतनी जल्दी आ गए। अभी तो मेरे पिता को गुजरे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। घर में खाने के लाले पड़े हैं। आप कुछ तो रहम करिए साहब, थोड़ा वक्त दे दीजिए। रहम करने ही आया हूं, इसीलिए सीधे जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि तुझे सिर्फ ये चेतावनी देने आया हूं। ध्यान से सुन ले, मुझे इसी महीने के अंदर अंदर मेरे पूरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा ये घर और तेरा ये खेत सब मेरा होगा। समझ में आया? जमींदार गुस्से में अपने लठैतों के साथ वहां से पैर पटकते हुए चला जाता है। जमींदार की धमकी से बिरजू बहुत उदास और परेशान हो गया। कर्ज चुकाने और अपना घर बचाने के लिए वह अगली ही सुबह बाजार में नौकरी की तलाश करने निकल पड़ा। बिरजू 1-2 दुकानों पर जाता है। लोग उसे मना कर देते हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े से ढाबे पर पड़ती है। बोर्ड पर लिखा है चौधरी का मशहूर ढाबा। वह हिम्मत करके वहां जाता है। भाई साहब, नमस्ते। क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। काम? काम का क्या क्या कर लेते हो तुम? और यहाँ इस ढाबे पर क्या बना लेते हो? मालिक, मैं रसोई का सब कुछ बना लेता हूँ। हमारी स्पेशल चिकन तंदूरी करी भी बहुत लाजवाब बनाता हूँ। अच्छा, सब कुछ बना लेते हो? पर तुम ये सब बनाना सीखे कहाँ से थे? मालिक, मेरे पिता शहर के एक बहुत बड़े ढाबे पर मुख्य रसोइया का काम करते थे। मैं भी अक्सर उनके साथ वहां जाता था। कभी कभी रसोई में उनका हाथ बटा देता था। वहीं से सब सीख गया। अरे छोटे, हाथ देखने से या सिर्फ साथ खड़े रहने से कोई चिकन तंदूरी करी नहीं बना लेता। इसके लिए चिकन को तंदूर में भूनने और करी के मसालों का सही अंदाजा होना चाहिए। मालिक, मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए। मैं तंदूरी मसाले भी अपने हाथों से खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, मसाले भी बना लेते हो? चल ठीक है, आज मेरा रसोइया नहीं आया है। आज तू मेरे ढाबे पर चिकन तंदूरी करी बनाएगा। देखूंगा तेरे हाथ का स्वाद। बिरजू तुरंत रसोई में जाकर काम शुरू कर देता है। वो चिकन के टुकड़ों को तंदूरी मसालों और दही में मैरिनेट करता है। फिर उन्हें सुलगते कोयले की आंच पर सेंकता है। उसके बाद वह एक कढ़ाई में लाजवाब खुशबूदार करी तैयार करता है और तंदूरी चिकन को उसमें मिला देता है। बिरजू को मसालों का बहुत ही सटीक अंदाज था। देखते ही देखते चिकन तंदूरी करी बनकर तैयार हो गई। तंदूरी धुएं और मसालों की खुशबू इतनी लाजवाब और सोंधी थी कि जो भी बाजार से गुजर रहा था वह खिंचा चला आया। गांव के लोग दौड़े दौड़े उस ढाबे पर आने लगे। ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग खुशबू से हैरान हैं। अरे चौधरी भाई, आज चिकन तंदूरी करी में क्या डाल दिया है ऐसा? ऐसी जबरदस्त महक तो आज तक तुम्हारे ढाबे से कभी नहीं आई। अरे कुछ नहीं भाई,
ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। मैं ही सुबह उठकर सारे तंदूरी मसाले तैयार करता हूँ। अरे चौधरी, तुमने इस बिरजू को यहाँ क्यों रखा है? क्या ये भी रसोई में था? अरे कहाँ भाई, इसे खाना बनाना कहाँ आता है। इसे तो मैंने बस यहाँ झूठी प्लेटें धोने के लिए रखा है। चिकन तंदूरी करी तो मेरे ही तरीके से बनी है। बिरजू ये सब सुनता है पर अपनी मजबूरी के कारण कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। चलो चलो बातें छोड़ो चौधरी, अब जल्दी से प्लेट लगाओ। ए बिरजू, खड़ा क्या है वहां? चल जल्दी से सबकी प्लेट लगा। बिरजू चुपचाप ग्राहकों के आगे गर्मा गर्म चिकन तंदूरी करी की प्लेटें लगाता है। लोग खाते हुए तारीफ कर रहे हैं। वाह चौधरी, मजा आ गया। ऐसी लाजवाब चिकन तंदूरी करी पहले कभी नहीं खाई। सचमुच चौधरी, तंदूरी चिकन का ये स्वाद और करी का गाढ़ापन, तुम्हारे हाथों का कोई जवाब नहीं। गांव वाले चिकन की जमकर बढ़ाई कर रहे थे। बिरजू ये सब देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सारी साख और सारा श्रेय ढाबे का मालिक खुद ले रहा था और बार बार बोल रहा था कि मैं ही बनाया हूँ चिकन तंदूरी करी। बिरजू मन ही मन संकल्प लेता है। कोई बात नहीं मालिक, आज मेरी मजबूरी है, इसलिए आप मेरे हुनर का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा यहाँ प्लेटें नहीं धोऊंगा। एक दिन मैं अपना खुद का ढाबा खोलूंगा और पूरी दुनिया को अपने हाथों का असली स्वाद चखाऊंगा। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और उस ढाबे का चिकन तंदूरी करी समय से पहले ही पूरी तरह खत्म हो जाता है। ढाबे का मालिक चौधरी इतनी बम्पर बिक्री देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। जब सभी ग्राहक चले जाते हैं तो वो बिरजू को अपने पास बुलाता है। बिरजू देख, आज पहली बार मेरे इस ढाबे के इतिहास में ऐसा हुआ है कि रात होने से पहले ही मेरा सारा का सारा चिकन तंदूरी करी बिक गया। एक पीस भी नहीं बचा। तेरे हाथ में सचमुच जादू है, इस बात में कोई शक नहीं है। पर बेटा, एक बात गांठ बांधकर याद रखना, मेरे सामने जब कोई दूसरा इंसान तुम्हारी बड़ाई या तारीफ करेगा तो मुझे वो बहुत खराब लगता है, मेरा खून खौल जाता है। इसलिए सबके सामने कभी अपना मुंह मत खोलना और कभी किसी से भूलकर भी ये मत कहना कि ये चिकन तंदूरी करी तुम बनाते हो। जब भी कोई पूछे तो सिर्फ यही कहना कि मैं यहाँ सिर्फ झूठे बर्तन धोता हूँ। अगर तुमने किसी को भी सच बताने की कोशिश की तो मैं उसी वक्त तुम्हें ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? नहीं मालिक, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे सिर्फ अपने काम और पैसों से मतलब है, किसी की झूठी बड़ाई या वाहवाही से नहीं। मुझे जमींदार का कर्ज चुकाना है, इसलिए मेरे लिए ये नौकरी सबसे जरूरी है। वाह, तुम तो बहुत समझदार निकले। चलो, आज का काम खत्म हुआ, अब तुम अपने घर जाओ। लेकिन याद रहे, कल सुबह बिल्कुल तड़के सूरज निकलने से पहले ढाबे पर आ जाना, क्योंकि कल ग्राहक और ज्यादा आएंगे। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते। अगली सुबह बिरजू बिल्कुल समय पर तड़के ही ढाबे पर पहुंच जाता है। इतनी सुबह बिरजू को दुकान पर देखकर ढाबे का मालिक चौधरी बहुत खुश होता है। अरे वाह बिरजू, तुम तो बड़ी जल्दी ढाबे पर चले आए। चलो, बहुत अच्छा किया। अब आ ही गए हो तो फटाफट हाथ पैर धो और चिकन तंदूरी करी बनाना शुरू कर दो। आज शहर से मेरे कुछ खास दोस्त और पुराने ग्राहक आ रहे हैं। इस बार ऐसा जादू डालना कि वो शहर के बड़े बड़े होटलों का स्वाद भूलकर हमेशा के लिए मेरे ढाबे के दीवाने हो जाएं। ठीक है मालिक, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस मेरे हाथों का कमाल देखिए, आपके दोस्त उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिरजू तुरंत रसोई में जुट जाता है। देखते ही देखते चिकन तंदूरी करी बनकर तैयार हो जाती है। तभी शहर से सूट बूट पहने दो परदेसी बाबू ढाबे पर आते हैं। और खुशबू सूंघकर हैरान रह जाते हैं। अरे चौधरी, तुम्हारे ढाबे पर पहले तो कभी ऐसी लाजवाब महक नहीं आती थी। सच सच बताओ, ये चिकन तंदूरी करी तुमने बनाई है या रसोई में खड़े इस लड़के ने बनाई है? अरे नहीं नहीं बाबू साहब, भला ये लड़का क्या बनाएगा? ये चिकन तंदूरी करी तो मैंने ही बनाई है। इसे तो मैंने बस यहाँ छोटे मोटे काम करने और बर्तन धोने के लिए रखा है। चौधरी, हमसे झूठ मत बोलो। हमने शहर के बहुत सारे बड़े बड़े ढाबों और होटलों में खाया है, पर जो महक इस करी में है वो और कहीं नहीं मिल सकती। हमें तो पक्का यकीन है कि ये चिकन इसी लड़के ने बनाया है। नहीं बाबू साहब, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी ही रेसिपी है। चौधरी,
मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओगे तो ही हम यहाँ खाएंगे, नहीं तो हम बिना खाए अभी वापस शहर चले जाएंगे और फिर कभी तुम्हारे ढाबे पर पैर नहीं रखेंगे। ग्राहकों के जाने के डर से और अपनी भारी कमाई डूबती देख चौधरी मजबूरी में सच उगल देता है। अरे बाबू साहब, गुस्सा मत होइए, आप सच कह रहे हैं। इसका नाम बिरजू है। ये चिकन तंदूरी करी बनाने का बहुत बड़ा कारीगर है। आज ये चिकन इसी ने बनाया है। अरे वाह बिरजू भाई, आज तो हम तुम्हारे हाथ की ही चिकन तंदूरी करी खाएंगे। चलो हमारे लिए फटाफट एक बढ़िया सी प्लेट लगा दो। जी बाबू साहब, आप दोनों बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। दोनों परदेसी बाबू टेबल पर बैठ जाते हैं। बिरजू फटाफट उनके लिए गर्मा गर्म प्लेटें सजाकर लाता है। दोनों ग्राहक पहला निवाला मुंह में डालते ही झूम उठते हैं। वाह भाई बिरजू, कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद तो शहर के सबसे बड़े और महंगे ढाबे में भी नहीं मिलता। मजा आ गया। परदेसी ग्राहक खाना खत्म करके काउंटर पर आते हैं। वे चौधरी को खाने के पैसे देते हैं और फिर जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर बिरजू की तरफ बढ़ाते हैं। ये लो बिरजू भाई, तुम्हारी लाजवाब कुकिंग के लिए हमारी तरफ से छोटा सा इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब। ये देखकर चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बिरजू के हाथ से पैसे छीनने ही वाला होता है कि पहला ग्राहक उसे देख लेता है। और सुनो चौधरी, इस लड़के की मेहनत का ये पैसा तुम भूल कर भी मत छूना। अगर तुमने इसके टिप के पैसे लेने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अरे नहीं बाबू साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला इसके पैसे क्यों लूंगा? ठीक है साहब, आप निश्चिंत रहिए। दोनों परदेसी बाबू वहां से चले जाते हैं। ढाबे के मालिक चौधरी को मन ही मन बिरजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो ग्राहकों के डर से मजबूर था। तभी उसके शातिर दिमाग में एक नई चाल आती है। ये लड़का तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है, पर अगर लोग इसकी ही तारीफ करते रहे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बस किसी तरह प्यार से फुसलाकर इसके हाथ का ये सीक्रेट मसाला और पूरा हुनर सीख लेता हूँ, और जैसे ही मैं सब सीख जाऊंगा इसे लात मारकर ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। चौधरी अचानक अपना रंग बदलता है और बहुत ही मीठी आवाज में बिरजू से बात करने लगता है। अरे बिरजू बेटा, सच में आज तुमने मेरी लाज रख ली। पर एक बात बताओ, तुम ये चिकन तंदूरी करी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनाते हो? जरा मुझे भी तो इसका पूरा प्रोसेस बताओ कि तुम कौन से मसाले किस मात्रा में डालते हो। बिरजू बहुत सीधा था। वो चौधरी की इस चालाकी को समझ नहीं पाता। वो अपने मालिक पर भरोसा करके उन्हें पूरा प्रोसेस बताना शुरू कर देता है। मालिक, इसमें कोई बड़ा राज नहीं है। मैं सबसे पहले खड़े मसालों को हल्की आंच पर भूनता हूँ, फिर चिकन को दही और तंदूरी मसाले के साथ 2 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। चालाक चौधरी बिरजू की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और अपने दिमाग में बिठा लेता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सुनो बिरजू, वो जो परदेसी बाबू तुम्हें 100 रुपए देकर गए हैं ना, वो तुम्हारा हक है। तुम उसे चुपचाप रख लो, मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तुम बहुत मेहनती लड़के हो। अरे वाह, मालिक तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं तो इन्हें खामखा कल गलत समझ रहा था। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि खुशबू सूंघकर गांव के ढेर सारे और ग्राहक ढाबे पर आ धमकते हैं। देखते ही देखते शाम होने से पहले ही ढाबे का सारा चिकन तंदूरी करी फिर से बिक जाता है। गल्ला पैसों से भर जाता है। धीरे धीरे समय बीता, हफ्ते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। ढाबे का मालिक बिरजू के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर कुछ न कुछ कमी निकल जाती है। हर दिन की तरह आज भी बिरजू का बनाया चिकन समय से पहले खत्म हो जाता है और वो अपना काम निपटाकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब बिरजू हमेशा की तरह काम पर ढाबे पर पहुंचता है तो वो वहां का नजारा देखकर सोच में पड़ जाता है। ढाबे का मालिक चौधरी पहले से ही चिकन तंदूरी करी बनाकर तैयार रख चुका था। मालिक, आप इतनी सुबह खुद खाना बना रहे हैं? और ये चिकन तंदूरी करी अचानक से आपने? हाँ बिरजू, पहले ये बताओ, जरा सूंघ कर देखो और बताओ कि इसकी खुशबू कैसी है। मालिक, खुशबू तो अच्छी है, बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं बनाता हूँ। पर मालिक, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आज मुझे काम नहीं करना क्या? देखो बिरजू, अब सीधे सीधे बात सुनो। अब मैं तुम्हें अपने इस ढाबे पर काम पर नहीं रख सकता। आज से तुम्हारी छुट्टी, क्योंकि अब मेरा तुम्हें काम पर रखने का कोई मन नहीं है। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा,
कोई बात नहीं मालिक, अगर आपका मन नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन मालिक, मुझे आपके यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। कृपया करके मेरे इस महीने के पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। हाँ हाँ, ये पकड़ अपने 3000 रुपए और अब तुरंत यहाँ से रवाना हो जाओ। मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे तो पूरे 6000 रुपए होते हैं। आपने मुझे सिर्फ आधे पैसे ही क्यों दिए? हिसाब बराबर है बेटा। रोज जो तू ढाबे पर 100 रुपए का खाना खाता था, वो क्या तेरे बाप के पैसे का था? उस खाने का पैसा कौन देगा? ये 3000 रुपए उसी खाने के कटे हैं। मालिक, ऐसा मत करो मालिक, मुझ पर रहम खाओ। मुझे आज ही जमींदार भैरव सिंह का 5000 रुपए का कर्ज चुकाना है, नहीं तो वो मेरा घर छीन लेगा। मालिक, मेरे पूरे पैसे दे दो। ओए बिरजू, ज्यादा बकवास मत कर। लेना है तो ये 3000 रुपए ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। निकल यहाँ से, यहाँ खाना मुफ्त में नहीं आता है। भाग। ठीक है मालिक, भगवान सब देख रहा है। लाइए, ये पैसे ही दे दीजिए। पैसे लेकर बिरजू भारी कदमों से अपने घर आता है। वो अभी बैठा सोच ही रहा था कि अब क्या करे। तभी थोड़ी ही देर बाद जमींदार भैरव सिंह अपने लठैतों के साथ उसके घर आ पहुंचता है और चिल्लाकर पैसे मांगता है। ओए बिरजू, महीने की आखिरी तारीख आ गई, निकाल मेरे 5000 रुपए, नहीं तो अभी के अभी बाहर निकल यहाँ से। जमींदार साहब, ये लीजिए 3000 रुपए। ढाबे वाले मालिक ने मेरे पैसे काट लिए, मेरे पास बस इतने ही जुड़ पाए हैं। बाकी के 2000 रुपए मैं अगले कुछ दिनों में चुका दूंगा साहब, प्लीज मान जाइए। क्या सिर्फ 3000 रुपए? तूने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है रे? मैंने तुझसे पूरे 5000 रुपए मांगे थे। रहम करो मालिक, मुझ अनाथ पर रहम करो। इस समय मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मुझे घर से मत निकालो साहब। कोई रहम वहम नहीं। वादा पूरा नहीं हुआ तो शर्त के मुताबिक आज से तेरा ये घर और तेरी ये जमीन मेरी हुई। लठैतों, उठाओ इसका सामान और फेंको बाहर। नहीं साहब, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? चुपचाप यहां से दफा हो जा बिरजू, नहीं तो देख रहे हैं ना मेरे इन लठैतों को और इनकी इन भारी लाठियों को। अगर इन्होंने अपना हाथ साफ किया तो तेरा क्या हाल करेंगे तू सोच भी नहीं सकता। भाग यहां से। जमींदार के खौफ और बेरहमी के आगे बिरजू लाचार था। वो बचे हुए 3000 रुपए अपनी जेब में लेकर हमेशा के लिए अपना घर छोड़ देता है। वो खुद से बेहद उदास और निराश होकर गांव से बाहर निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी सुनसान रास्ते पर एक पेड़ के नीचे उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। बेटा, तुम इस कदर निराश और उदास क्यों हो? तुम्हारे ये आंसू बता रहे हैं कि तुम पर दुखों का कोई बड़ा पहाड़ टूटा है। आखिर क्या बात है, मुझे बताओ। बाबा की ममता भरी बातें सुनकर बिरजू का दिल भर आता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी कहानी सुना देता है। माता पिता का गुजर जाना, जमींदार की धमकी, ढाबे वाले चौधरी की चालाकी और धोखे से उसका घर छीना जाना। बिरजू की यह आप बीती सुनकर बाबा की आंखें भी नम हो जाती हैं। ओह, उस लालची चौधरी और जालिम जमींदार ने एक अनाथ बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं बेटा। तुम हिम्मत मत हारो। देखो, मेरा घर इस गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर नदी और जंगल के किनारे है। वहां मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो। आपके घर पर बाबा? पर मैं... हाँ बेटा, और सुनो, मेरे घर के पास से जो नदी का रास्ता जाता है वो दूसरे गांवों को जोड़ता है। वहां से हर दिन तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं। मछली पकड़ने वाले मछुआरे, खेतों को जाने वाले किसान और दूसरे गांवों से आने जाने वाले मुसाफिर। तुम ऐसा करो, अपनी जेब में बचे पैसों से एक ठेला खरीद लो। नदी के किनारे अपना ठेला लगाओ और अपनी वही लाजवाब चिकन तंदूरी करी बेचना शुरू करो। ठेला नदी के किनारे? हाँ, तुम अभी बाजार जाओ, अपने बचे हुए पैसों से चिकन तंदूरी का ठेला और उसके सारे जरूरी सामान खरीद कर ले आओ। कल सुबह उठते ही हम वहां ठेला लगा देंगे। और सुनो, शुरुआत में तुम्हें अकेले दिक्कत ना हो, इसलिए मैं भी ठेले पर बैठकर तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। नहीं नहीं काका, आपने मुझे रहने के लिए आसरा दिया।
मेरे हुनर को पहचान कर रास्ता दिखाया। मेरे लिए बस इतना ही बहुत काफी है। मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। मैं तुरंत अभी इसी वक्त बाजार जा रहा हूं और ठेला तथा चिकन का सारा सामान और मसाले खरीद कर लाता हूं। कल सुबह ही हम नदी और जंगल के पास तंदूरी चिकन बेचेंगे। बहुत अच्छे बेटा, पर अपने इस ठेले का कुछ बढ़िया सा नाम तो सोच लो। हाँ काका, मैंने सोच लिया है। मेरे ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा, जंगल में तंदूरी चिकन वाला। देखिएगा काका, एक दिन ये नाम सबके दिलों पर राज करेगा। अगली सुबह बिरजू पूरी उम्मीद के साथ नदी के किनारे अपना ठेला लगाता है। जैसे ही वह चिकन में अपना खास घरेलू मसाला डालता है, उसकी सौंधी खुशबू हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक फैल जाती है। पास के खेतों में काम कर रहे मजदूर, नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरे और रास्ते से गुजर रहे राही, सब के सब काम छोड़कर दौड़े दौड़े उसके ठेले की तरफ आने लगते हैं। अरे भाई बिरजू, गजब की महक है यार। दूर खेत तक इसकी खुशबू आ रही थी, हमसे तो रहा ही नहीं गया। अरे बिरजू, तुम तो गांव वाले चौधरी के ढाबे पर काम करते थे ना? फिर वहां का काम छोड़कर इस जंगल के रास्ते पर यह ठेला क्यों लगा लिया? क्या हुआ भाई? अरे छोड़ो ना भाई उन पुरानी बातों को। अब जो हुआ सो हुआ। आप लोग बस ये बताइए कि गर्मा गर्म प्लेट लगाऊं आपके लिए? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल लगाओ। अरे वाह, ठेले का नाम तो बड़ा अनोखा रखा है, जंगल का तंदूरी चिकन। भाई नाम सच में बहुत अच्छा है। चलो मेरे लिए भी एक प्लेट फटाफट लगा दो। जी भाई साहब, अभी लीजिए। बिरजू फटाफट सबको पत्तलों पर गर्मा गर्म चिकन तंदूरी परोसने लगता है। ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाते हैं, स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। वाह बिरजू भाई वाह, चौधरी के ढाबे से भी लाख गुना बेहतर स्वाद है। असली जादू तो तुम्हारे इन हाथों और मसालों में है। सभी ग्राहक खाते हुए बिरजू की खूब बड़ाई करते हैं और खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते हैं। देखते ही देखते ये बात पूरे किशनपुर गांव में आग की तरह फैल गई। अब गांव के आम लोग भी चौधरी का ढाबा छोड़कर बिरजू के ठेले पर आने लगे। चौधरी के ढाबे का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। दोपहर के खाने का समय हो गया था, लेकिन ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं था। चौधरी बैठा बैठा मक्खी मार रहा था। वह इस बात से बेहद परेशान था कि आखिर अचानक सारे गांव वालों को क्या हो गया है। तभी गांव का एक पुराना ग्राहक उधर से गुजरता है। और ढाबे को खाली देखकर रुक जाता है। राम राम चौधरी भाई। अरे आज क्या बात है, दोपहर के वक्त भी तुम्हारा पूरा ढाबा खाली पड़ा है, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। सब खैरियत तो है ना? अरे राम राम भाई, मैं तो खुद सुबह से परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि आज सारे गांव वाले कहाँ गायब हो गए हैं। कोई मेरे ढाबे की तरफ झांक भी नहीं रहा है। तुम्हें कुछ पता है क्या कि माजरा क्या है? अरे चौधरी भाई, तुम्हें नहीं पता? गांव के जितने भी लोग हैं वे सब अब बाजार नहीं आ रहे। गांव के बाहर जंगल के रास्ते पर एक नया ठेला खुला है, जंगल का तंदूरी चिकन वाला। गांव के सारे लोग वही टूट पड़े हैं। क्या जंगल में तंदूरी चिकन का ठेला? पर इस जंगल के सुनसान रास्ते पर भला किसने हिम्मत की दुकान खोलने की? किसने खोला है वो ठेला? अरे वही लड़का जो तुम्हारे यहाँ बर्तन धोता था, बिरजू। उसी बिरजू ने खोला है। भाई क्या चिकन बनाता है वो, पूरा गांव उसका दीवाना हो गया है। इतना सुनते ही चौधरी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। क्या उस अदने से बर्तन धोने वाले बिरजू की इतनी हिम्मत? उसने मेरे ही सामने अपनी दुकान खोल ली। कोई बात नहीं, वो 2-4 दिन का मेहमान है। जल्द ही उसका भूत उतर जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। आज तक इस बाजार में मेरे सामने कोई टिक नहीं पाया है, तो वो कंगाल बिरजू क्या टिकेगा? देख लेना, 2 दिन में रोता हुआ वापस आएगा मेरे पास। समय बीतता गया और बिरजू के जंगल का तंदूरी चिकन का स्वाद चारों तरफ मशहूर हो गया। दिन रात की कड़ी मेहनत से बिरजू ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। उसने सीधे जमींदार के पास जाकर उसका पूरा कर्ज चुकाया और अपने माता पिता का घर और खेत शान से वापस ले लिया। बिरजू ने संकट में साथ देने वाले उन बूढ़े काका को अपना पिता मान लिया और उन्हें सम्मान के साथ अपने घर ले आया। दूसरी तरफ चालाक चौधरी का ढाबा ग्राहकों के न आने से धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गया। चौधरी ने बिरजू की रेसिपी तो चुरा ली थी, लेकिन वह उसकी साफ नीयत और हाथों का हुनर नहीं चुरा पाया। बर्बादी के बाद
चौधरी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। सीख, कोई आपका तरीका चुरा सकता है, पर आपका हुनर और किस्मत नहीं।